अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज स्टेट बैंक फंड्स फराम करेगा या नहीं करेगा, सवाल इलेक्शंस वक्त पर होंगे नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कल वाज़े तौर पर यह बयान के कोशिश लाख कर लें इमरान खान साहब 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं होने। फंड्स की फरामी के हवाले से आज हमने देखा स्टैंडिंग कमेटी यानी कायमा कमेटी बराए ख़जाना कौमी असम्बली का एक खुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास का अहल आपके सामने रखते हैं। इस इजलास में आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेट बैंक को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड्स फरामी जो करने का हुक्म है, इस पर मामला कायमा कमेटी ने वजारत खजाना को भिजवाने की हिदायत की। इजलास में चेयरमैन कमेटी ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की अदम शिरकत पर इजहार भरमी भी किया। उन्होंने कहा कि 1 साल से कमेटी इजलास में वजीर खजाना नहीं आए, हम बार बार कह चुके हैं। रुकन कमेटी बरजीज ताहिर ने कहा कि पंजाब में इलेक्शन मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी इजलास में शरीक हुए। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 मरतबा इलेक्शन अखराजात मुल्क के मफाद में नहीं है। कल अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आईनी साबित हुआ तो स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब रुपए पूरा करेंगे, ये सवाल उन्होंने उठाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह चार्ज एक्सपेंडिचर नहीं दीगर अखराजात में डाले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को फंड फराम इजरा करने के हुक्म का मामला भी पार्लियामान को भिजवाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजारत खजाना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिमांड काबीना और कौमी असम्बली को भिजवाए। इसकी हतमी मंजूरी कौमी असम्बली ने देनी है। यह अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सामने आया। वजारत खजाना फंड्स इजरा और बजट से मुतालिक रूल्स और कवानीन पर अमल दरामद की पाबंद है। वज़ीर मुमलिकत खजाना ने यह मौक़िफ़ दिया, जबकि स्टेट बैंक समरी भेजे हम वफाकी काबीना के सामने रख देंगे। वज़ीर मुमलिकत खजाना ने इस बारे में यह बयान दिया। ये तमाम जो अहवाल आज इस सेशन का रहा, इस इजलास का रहा। इससे पहले होने वाले इजलासों में इस कमेटी ने कुछ अहम तरीन मामलात को भी उठाया। उन मामलात के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोरोना के दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान तकरीबन मुफ्त के ऊपर $3 अरब से ज़ायद के कर्जों की फरामी भी है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू होगी। आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मईशत के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे थे। क्या कह रहे थे, लेट्स हियर दिस। हाउस को इल्म है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है और ये बात अब कोई राज नहीं रही कि सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, जो उनसे मैं दौरे पे गया था तो मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कंफर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो पूरी हो गई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन बहुत टाइट है और हमारी जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खुराक, अद्वियात और इस तरह की, उसको हम तरजीह देते हैं। ये तो माशी सूरत हाल उन्होंने गुफ्तगू करी। हमने इसके साथ साथ ये भी देखा कि कुछ दिन कबल कायमा कमेटी खजाना में ये मामला उठा कि किस तरह इमरान खान हुकूमत में रजा बाकर साहब जब गवर्नर स्टेट बैंक थे तो तकरीबन मुफ्त के अंदर $3 अरब से ज़ायद के कर्जे बांटे गए। ये तमाम ये जो फहरिस्त है इस 600 इंडिविजुअल्स और यूनिट्स की जिन्हें ये कर्जे मिले, उसके लिए हमने भी RTI के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने भी स्टेट बैंक को सख्ती से हिदायत की है कि वो नाम फराम किए जाएं। आज स्टैंडिंग कमेटी इन खजाना का इजलास भी हुआ है, उनसे जानेंगे भी कि स्टेट बैंक ये फहरिस्त फराम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस इजलास में साबका में हुआ क्या था, इसका एक रीकैप या अहवाल आपके सामने रखते हैं। हमने देखा था कि साबका दौरे हुकूमत में अरबों रुपए के कर्ज दिए गए थे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग हुई। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये बताया गया कि तकरीबन 600 अफराद और इदारों को सिफर शरह सूद पर $3 अरब कर्जा जारी किया गया। बाज़ लोगों को 15 अरब रुपए तक के कर्जे दिए गए। हम डॉलर्स के लिए धक्के खा रहे हैं जबकि अशराफिया को नवाजा गया। ये कमेटी के सरबराह ने उस वक्त मौक़िफ़ दिया था। इन 600 अफराद की फहरिस्त फराम की जाए ताकि ये मालूम हो सके कि कौन मुल्क को लूट रहा है। कर्ज कमर्शियल बैंकों ने दिया जिस पर शरह सूद सिफर नहीं, और ये स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग दी और मरकजी बैंक के हुकाम ने इन कैमरा इजलास में तफसीलात बताने पर रजामंदी भी जाहिर की। डिप्टी गवर्नर इनायत हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि ये कर्जे कोरोना के दौरान कमर्शियल बैंकों ने जारी किए। बैंकों ने बिजनेसमैनों के प्रोफाइल देखकर, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल्स देखकर कर्जे जारी किए। और ये कैसर शेख साहब ने कहा कि इमरान खान नियाजी साहब ने अपनी हुकूमत में अमीर लोगों को 0% पर
सूद पर अरबों डॉलर रुपए कर्जे दिए, 0% सूद के ऊपर। इस कर्ज का सूद गरीब आवाम महंगाई की सूरत में अपनी खून पसीने की कमाई से उतारेगी। इस बंदरबाट की वजह से डॉलर का बहरान पैदा हुआ है। आज उस बारे में जो उन्होंने बयान दिया था कैसर शेख साहब ने असेंबली के फ्लोर पे, वो भी आपको जरा सुनाते हैं, फिर आपको एप्टिमा का मौक़िफ़ भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा। 0% पे था और चंद अमीर फैमिलीज को दिया गया। मैं क्योंकि बिजनेस से मेरा तल्लक है, मैं 1987 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा। अमीर लोगों को, किसी को, एसएमईज को, ये छोटे लोगों को नहीं दिया गया और ना इस असेंबली में वो डिस्कस हुआ। मसला ये है कि हम लोगों को मेंबरान तो उस तरफ जाते ही नहीं है। $3 अरब पीटीआई की हुकूमत ने, रजा बाकर साहब ने, जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने 0% पे, स्टेट बैंक ने 0 लिया और 1-2% सिर्फ बैंक ने सर्विस चार्ज किए। उसकी वजह से आज हमारा रिजर्व नहीं है। कोई वो जो मशीनरी आई है, मुझे पता है, मैं खुद जानता हूं, मेरे ही दोस्तों ने मंगाई है। वो मशीनरी 0% पे जो आई है, वो आज पेटियों में पैक पड़ी है, अभी इस्तेमाल भी नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में वो जो मशीनरी थी, ज्यादातर टेक्सटाइल मशीनरी उसमें आई है। और जो एयर जेट की मशीनरी है, उसका क्योंकि डिमांड नहीं है हमारे पास, वो पेटियों में बंद है। एक तरफ तो हमारा मुल्क उस बहरान में चला गया कि बगैर पूछे, इस असेंबली से तो डिस्कस नहीं हुआ, $3 अरब का 150-200 रईस फैमिलियों को, मैं ऑफिशियली बता रहा हूं क्योंकि मैं इस वक्त चेयरमैन हूं स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली की फाइनेंस का। और स्टेट बैंक के गवर्नर से जब मैंने पूछा उस दौरान उस कमेटी की मीटिंग में, तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने तो फिगर दी 600 कितने लोगों की जिनको ये $3 अरब का कर्जा दिया गया। लेकिन एक्चुअल वो 600 कितने लोग जो हैं, अगर एक एक कंपनी, एक एक बंदे की कितनी कितनी कंपनी है, किसी को 5 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 15 अरब 0% में दे दिया गया। नाज़रीन, इस पूरे मामले में हमने देखा कि बहुत से सवालात उठे। एक सवाल ये उठा कि ये कर्जे किस बुनियाद पर और क्या प्लानिंग के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दिए। आज रजा बाकर साहब, जिनके बारे में हम ये भी सुन रहे हैं कि उन्हें एक और अच्छी जॉब मिल चुकी है, वो तो एक बड़े कॉम्पिटेंट माने जाते थे मईशत के हवाले से। क्या उन्होंने किन फॉर्मूलाज के तहत कैलकुलेट किया था कि इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे कितना असर पड़ेगा कर्जे देते हुए, ये क्या प्रोफाइल्स होंगी जिनको कर्जे दिए जाएंगे। ये बहुत से सवालात हैं जो कमेटी भी सवाल पूछ रही है, हम भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछ रहे हैं और हम तवक्को रखते हैं कि इसका कोई हतमी नतीजा पहुंचेगा। आज इस पर बात भी करेंगे कमेटी के सरबराह से हम लोग। लेकिन आपको ये बताते चले कि एप्टिमा की तरफ से गौहर एजाज साहब, जो एप्टिमा एक मौक़िफ़, एक बॉडी है, उनका एक हमने देखा कुछ दिन एक मौक़िफ़ सामने आया। एक तो उन्होंने रीजनल कंपेटिटिव टैरिफ की बात की है, अपना मुतालबा, उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं कि टेक्सटाइल सेक्टर, जिस दिन से मैं सहाफत में आया हूं या सालों से मैं देख रहा हूं, 15-20 साल से, कि वो ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स ही है। जब भी हमने देखा एप्टिमा का मौक़िफ़ आया तो वो कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर है। कभी नहीं सुना कि एप्टिमा ये कहे कि हमारी इंडस्ट्री सही और स्मूथली चल रही है। हमेशा मराद का मुतालबा, हमेशा रेंट सीकिंग, हमेशा ये कहा गया कि हुकूमत ये मुतालबा पूरा करे, अखबारात में इश्तहारात देंगे वरना हम ये बंद कर देंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो तकरीबन यही बात है। दोबारा उनका क्या था, लेट्स से दिस, एप्टिमा ने ये कहा कि $5 अरब की हमने इन्वेस्टमेंट की और उसका रिटर्न हमें $7 बिलियन एक्सपोर्ट्स की सूरत में मिला था। उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस, क्या कहा। $5 billion of industry has been set up, new industry, which can give this country, which has given this country $7 billion last year. Now that capacity is closed as of today. My last month's export has fallen down to $1.2 billion a month. My last month has fallen down to which is I'm going back to the 2018 number. And my capacities are closed by 40%. मजीद वो टैरिफ जो कि रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ है, जो एप्टिमा का मुतालबा है, इन्होंने कहा कि अगर वो हुकूमत ने नहीं फराम किया या उसकी फरामी ना होने की वजह से, अदम फरामी की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री जवाल पजीर है। और ये वही बात कि मराद दी जाएं वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, यही बात की गई। इस पर मजीद प्रोग्राम में गुफ्तगू भी होगी, लेकिन सुनते हैं कि कहा क्या कहता है, एग्जैक्ट लफ्ज़ क्या थे। लेट्स हियर दिस आल्सो। Not added $1 to export. So I have to tell you that it is not adding to my competitiveness. The industry is telling you, make us competitive. They said, how do we make you competitive? They said, give us a regional competitive energy tariff. In India, it's 9 cents. In China, it's 9 cents. In Bangladesh, it's 9 cents. In Vietnam, it's 7 cents. Give us an international regional energy tariff. Don't load cross subsidies on exports.
Don't you have to give a subsidy to consumers of below 300 units till give it to them. तो रीजनली कंपेटिटिव टैरिफ भी चाहिए और ये कहा गया कि $5 अरब जो दावा किया गया कि $5 अरब की जो सरमायाकारी हुई, जो कर्जे मिले, जो सरमायाकारी हुई, उससे $7 अरब के एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान के बढ़े। ये दावा भी इस पर जो है हकाइक से बरक्स है। क्यों है इस पर भी, और साथ साथ इस कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो मुतालबा किया था, आज इतने दिन हो चुके हैं, क्या हुआ है? क्या नाम सामने आए, या स्टेट बैंक इस रिपोर्ट को भी दबाएगा, या इससे पहले जो रिपोर्ट्स आई जो फाइनेंस डिवीजन में गई बैंक्स की मैनिपुलेशन के हवाले से करेंसी की, जो आज तक मंजर आम पर नहीं आई, क्या इस रिपोर्ट के साथ भी खुदा ना खास्ता यही होने जा रहा है? ये सारे सवाल आज होंगे प्रोग्राम में बेनकाब हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बहुत अहम सवालात प्रोग्राम में उठाते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब से प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माहिर मईशत हैं, टैक्स उमूर पे भी एक एक्सपर्ट हैं। इकरामुल हक साहब, आप काफ़ी लिखते भी हैं, कहते भी हैं कि वो तमाम मराज जो हासिल हैं पाकिस्तान में अशराफिया को, उसके बारे में, और उसका नुकसान पाकिस्तान को कितना होता है। हमने देखा कि साबका दौरे हुकूमत में भी, मौजूदा में भी, इससे पहले भी मुसलसल ये सिलसिला जारी रहा। ये कर्जों की तफसीलात आई कोरोना के दिनों में, मुफ्त में तकरीबन एट अराउंड 0% पे फराम किए गए, और इनकी अमाउंट भी $3 बिलियन से ऊपर बनती है। आपके नज़दीक क्या ये रिपोर्ट, ये नाम कभी सामने आएंगे? जैसे उन बैंक्स ने जिन्होंने मैनिपुलेशन की थी, उनके भी आज तक सामने नहीं आए। कहा गया कि फाइनेंस डिवीजन ने रिपोर्ट रोक ली, विंडफॉल गेन टैक्स की बात हुई, वो भी नहीं हो सका। क्या नाम ये सामने आएंगे, या जो अकाउंटेबिलिटी होगी, या ये मामला भी दब जाएगा आपको लगता है इकरामुल साहब? जी, जाहिर है कि ये पावरफुल लोग हैं। ये न सिर्फ हुकूमतों को भी, बल्कि आप देखा होगा कि इलेक्शनों में पॉलिटिकल पार्टीज की भी फंडिंग करते हैं जी। तो हर लिहाज से ये अपना हुकूमती इदारों पर भी और हर चीज पर गालिब रहते हैं। तो आपको याद होगा कि ये पॉलिटिकल लोन राइट ऑफ का केस तो खुद सुप्रीम कोर्ट में भी लिया, रिपोर्ट भी तैयार हो गई, मगर फिर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद भी मुसलसल यही होता है कि ये मराद भी ले लेते हैं और इनके नाम भी सीधा राज में ही रहते हैं। अच्छा, और ये बताएं सर, अभी मैंने एप्टेमा का एक मौक़िफ़ सुनवाया, वो कहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स में $1.3 बिलियन की पिछले महीने कमी आई है। 40% पे कैपेसिटी, वो कहते हैं यूटिलाइज जो है वो नहीं हो रही, 40% जो यूटिलाइज कैपेसिटी कम हो रही है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि रीजनल कंपेटिटिव टैरिफ्स हमें नहीं मुयस्सर, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री डिक्लाइन का शिकार है। तो ये जब से आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, समझ रहे हैं, आप नहीं समझते कि एप्टेमा का यही मौक़िफ़ रहा है, हर हुकूमत में रहा है कि हमें मराद चाहिए, हमें मजीद मराद, रेंट सीकिंग, मजीद कंसेशन, सब्सिडीज चाहिए, वरना हम कोलैप्स कर जाएंगे? जी, जाहिर है कि उनका तो यही दावा है कि उन्होंने बहुत सी नई मशीनरी मंगवाई, जो आप गाहे बगाहे सुनते रहते हैं कि वो अभी डब्बों में ही बंद है, क्योंकि जब तक हमें जो टैरिफ है वो कंपेटिटिव नहीं मिलता रीजन के मुताबिक, तो हमारे काम करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बाहर हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे। दरअसल अब आप एक्सपोर्ट्स को भी तो सब्सिडाइज ही कर रहे हैं, क्योंकि इस लिहाज से पहले गवर्नमेंट उनके ऊपर बहुत सा रुपया खर्च करती है और फिर जो उसके बदले में हमें मिलता है, जाहिर है उसकी कॉस्ट तो उसके बराबर नहीं होती है। तो ये ओवरऑल जब तक हम अपनी तवानाई के शोबे को दुरुस्त नहीं करते हैं और बिजली सबके लिए सस्ती नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क रहेगा। क्योंकि असल मसला ये है कि तवानाई के शोबे में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत इनएफिशिएंसी है, और वहाँ बहुत से मसाइल हैं जिनको हल नहीं किया जाता। आपने देखा कि आज तक हम प्रीपेड मीटर्स की तरफ नहीं जा सके, लाइन लॉसेस हमसे नहीं रुकते हैं। इसके अलावा चोरी बेशुमार होती है, और कई इलाकों में तो लोग बिजली का बिल ही अदा नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से उसका सारा फिर बोझ जो है वो तो 6 के ऊपर तो आता ही आता है, लेकिन वो जब उसकी कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट भी करें, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अब दुनिया के महंगी तरीन बिजली बनाने वाले मुल्कों में शुमार होता है। तो ये सिर्फ एक एप्टेमा का मसला नहीं है, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि पैदावारी लागत कम हो, लोगों के कारोबार चलें, इवन घरों पे भी अब आप देखें कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि लोग बेचारे सोचते हैं कि खाना खाएं, बिजली का बिल दें या बच्चों की पढ़ाई की तरफ खर्चा करें। तो ये बड़े गंभीर मसाइल हैं, कोई हुकूमत भी इनको आकर हल करने की कोशिश नहीं करती है, और सर्कुलर डेट आप देख रहे हैं कि ट्रिलियंस में अब पहुंचा हुआ है।
सही। और ये क्योंकि इकराम मलिक साहब हमने देखा है कि जब भी कोई भी पॉलिसी बनती है, फॉर्मुलेट होती है, तो उसके प्रोज कॉन्स, उसके खदोखाल तमाम देखे जाते हैं। ये कोरोना के दिनों के अंदर ये जो कर्जे फराम किए गए टर्फ के नाम पर, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी मेच्योर मेरिट पे लोग थे, कहा गया बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सपोजर है जिनका। ये किस तरह की पॉलिसी थी कि इवेंचुअली इसका फायदा उसी तबके को हुआ जो ऑलरेडी मरात याफ्ता था, और ना इसका जो वनरेबल तक पहुंचना था, मकसद टारगेट जो इसका किया गया था, वहां तक तो पहुंचा ही नहीं इसका फायदा। तो ये कैसी पॉलिसी डिजाइन हुई, कौन लोग इससे मुलविस थे, क्या उनसे सवाल जवाब होगा, या क्या ये सही पॉलिसी थी आपकी नजर में? नहीं जी, आपने देखा कि ये ऑटोनॉमी के नाम पर जो भी मराहत हासिल की हमारे सेंट्रल बैंक ने, उसका उन्होंने बजाय कि कोई अवाम के फायदे में या मुल्क के फायदे में उसका कोई इस्तेमाल करते, तो वो फिर एक दफा हमने देखा कि शराकिया ही के लिए काम आया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक गलत तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो बस अपना डिस्काउंट रेट बढ़ाते चले जाते हैं। ये आपने सही फरमाया है कि जो समझा जाता था कि प्रोफेशनल लोग जो आते हैं वो मेरिट की तरफ जाएंगे, मगर होता ऐसा नहीं। हकीकत में दरअसल चूंकि लीड कैप्चर है तो हर अदारे के ऊपर ही इन लोगों का कब्जा रहता है, और अल्टीमेटली वही लोग बेनिफिशियरी होते हैं। कोविड के ज़माने में एसएमईज को बहुत बड़ी जरूरत थी कि उनका पैसा दिया जाता, और एसएमईज वैसे भी पाकिस्तान की मीशत की रीढ़ की हड्डी है, मगर चंद जो ऊपर मुराद याफ्ता सनते हैं कोई सारा फायदा ले जाती हैं। और एसएमईज वगैरह जो है, कॉटेज इंडस्ट्री जहाँ बड़ी एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, बहुत बेहतर हो सकता है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी निकाला जा सकता है, उसकी तरफ तो बिल्कुल तवज्जो नहीं है। और वो अब तो अपने कारोबार चलाने के लिए ना तो बैंक से कर्जा उनको मिलता है, और अब तो मिले भी तो बहुत महंगा है, और बाकी यूटिलिटीज भी बहुत महंगी है। ठीक, उम्मीद करते हैं हम इकराम मलिक साहब के ये मामला जो हैं आगे बड़े मंतकी अंजाम तक पहुँचे, इन तहक़ीक़ात हों और इन पर सवालात उठे। जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है उसके सरबराह कैसर शेख साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। इस ब्रेक के बाद हम उनसे सवालात पूछेंगे। मामला उठाया तो इसका फॉलोअप अब क्या है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का इजलास आज कैसा हुआ, इसी से शुरुआत करते हैं। कैसर शेख साहब स्टैंडिंग कमेटी के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अहवाल आज के इजलास का बताएं, फिर हम आपसे फॉलोअप भी लेंगे जो इससे पहले आपने मामलात उठाए हैं उसका। क्या रहा आज का इजलास, कैसा रहा शेख साहब? जी आइएगा, उधर भिजवाइएगा। जी कैसर शेख जी साहब? जी जी मैं सवाल सुन नहीं सका, अगर प्लीज। अच्छा कैसर शेख साहब, आज का जो इजलास का अहवाल कुछ बताएं नाज़रीन को कि किस तरह रहा, उसके बाद जो फॉलोअप भी लेंगे कुछ अहम इशूज़ का जो आपने उठाए हैं। आज इलेक्शन फंड्स की फरामी के हवाले से मामला क्या रहे? जी जी, ये इलेक्शन की बात थी ना जी। सुप्रीम कोर्ट में ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि 21 अरब रुपए पंजाब के जो इलेक्शन करवाने हैं उनके लिए दिए जाए। तो अब बात ये है कि वो जो चार्ज एक्सपेंसिव है ना, उसमें तो नेशनल असम्बली के अलावा तो कोई और कर नहीं सकता। वो पहले से ये हुकूमत के पास नहीं होते। तो चार्ज एक्सपेंसिव की बात हमारी कमेटी ने तो थ्रेडवेयर डिस्कस किया। उसमें आज हमने स्पेशल इन्वाइटी बुलाए हुए थे। कॉमर्स मिनिस्टर थे नवीज़ कमर साहब, हमारे लॉ मिनिस्टर थे, उसके अलावा अटारनी जनरल पाकिस्तान थे, और स्टेट बैंक के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, एक्टिंग गवर्नर थे जी, क्योंकि गवर्नर साहब गए हुए अमेरिका। तो वो सब ने मिल के जो है ना, क्योंकि स्टेट बैंक ने उनको सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि हम रकम एलोकेट करेंगे। अब वो रकम कहाँ से लेंगे इस पर डिस्कस हो रहा है। और हमने तो बड़े एहसन तरीके से, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा है एक्सपेंडिचर के लिए, तो हमने उसको डिस्कस करके हमने दोबारा इसको भेजा है थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट डिस्कस करे, और फिर नेशनल असम्बली जो कि असल ज़िम्मेदार है, जो कि अगर चाहे तो वो एक्सपेंडिचर्स को अलाउ कर सकते हैं, तो उनके पास भेजा था। अब हमारी तरफ से चला गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू कैबिनेट का इजलास हुआ, और
कैबिनेट ने ये रखा आइटम। अभी मैं वहीं से उठ के आ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले हमारी नेशनल असम्बली की मीटिंग थी, इजलास था, तो इस इजलास में उस एक्सपेंडिचर्स को रखा गया जो कि मंजूर नहीं किए गए। अच्छा। कि इतने एक्सपेंडिचर्स की पोजीशन नहीं है, तो असम्बली ने मंजूर नहीं किए। तो ये तो आज की कार्रवाई है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इससे पहले जो आपकी कमेटी ने मामलात उठाए, जैसे शेख साहब एक बैंक्स की मैनिपुलेशन थी मुबैना, जिसके बारे में जो बड़ा चर्चा भी हुआ, स्टेट बैंक को आपने कहा भी, रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट कहा गया कि फाइनेंस डिवीजन को गई, आपको लिख के स्टेट बैंक ने बताया कि फाइनेंस डिवीजन को हमने भेज दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कोई फिस्कल साइड से इसके ऊपर एक्शन लेंगे, यानी विंडफॉल गेन्स या कोई टैक्स लगाएंगे। वो टैक्स भी नहीं लगा, ना वो रिपोर्ट सामने आई। आपको भी रिपोर्ट कमेटी ने पूछा स्टेट बैंक से कि वो रिपोर्ट किधर है, क्या वो रिपोर्ट सामने आएगी, या फिर वो इससे पहले जो रिपोर्ट्स बनी थी, मुख्तलिफ कमीशंस बने थे इसकी तरह, वो रिपोर्ट भी कभी मंजर आम पर नहीं आएगी? शेख साहब, वो रिपोर्ट हम मुख्तलिफ कमेटी की मीटिंग में उनसे मांगते रहे, वो नहीं आई, लेकिन इवेंचुअली इन कैमरा गवर्नर स्टेट बैंक ने वो रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने मुख्तलिफ उसकी एक्सप्लेनेशन दी हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं बैंकों से वो दी है। हमारी कमेटी उससे कोई सेटिस्फाई नहीं हुई, हमने उनकी बात सुन ली है और वो ये भी कह रहे हैं कि हम फर्दर भी एक्शन कर रहे हैं, तो उनकी भी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। उन्होंने इन कैमरा रिपोर्ट दी है और बैंकों के भी उन्होंने जो उनको प्रॉब्लम थे वो बताए हैं और जो हालात थे उसके बारे में कुछ बताया, लेकिन वो रिपोर्ट ओपन नहीं हुई और वो इन कैमरा आई। और लेकिन हमारी कमेटी उससे उस रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है और हम तो परसिस्ट कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर एक्शन तो वो भी अभी भी स्टेट बैंक वाले कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, और लेकिन कोई कंक्रीट अभी तक उनके खिलाफ, बैंकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। और हमारी कमेटी उसके ऊपर बाकायदा डेलिब्रेट कर रही है, वो पेंडिंग है मैटर, अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये कहा है कि अभी कार्रवाई जारी है और हम आपको हतमी रिपोर्ट देंगे। शेख साहब, इस पे भी इन कैमरा ब्रीफिंग, और वो स्टेट बैंक जो आपकी 600 इंडिविजुअल्स या यूनिट जिन्होंने कर्जे लिए मुफ्त में, उसकी भी इन कैमरा ब्रीफिंग को, तो वजह क्या है कि क्या ये कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है? क्या इससे नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है कि ये जो अहम तरीन रिपोर्ट्स हैं इनको इन कैमरा ब्रीफिंग पे स्टेट बैंक राजी हो जाता है, ओपन करने को तैयार नहीं है? सफियान, इसमें वो कहते हैं कि बैंकिंग लॉ है कि हमारी ये जो ट्रांजैक्शन है प्राइवेट पार्टियों से ये कॉन्फिडेंशियल है। वो आज ये आपकी इतला के लिए अभी असम्बली में आसिफ साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने पेश की है। उन्होंने इस बात को उठाया है कि ये जो $3 बिलियन की कैसर अहमद शेख साहब ने बात की है, इसको दोबारा कमेटी में लेके जाया जाए बाकायदा कंप्लीट रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हमें तो कहा था स्टेट बैंक ने कि हम इन कैमरा डिटेल आपको देंगे, अभी तक वो डिटेल हमारे पास नहीं आई, लेकिन हमने मांगी हुई है कि वो कंप्लीट कितने पैसे किस कंपनी ने लिए और किन टर्म्स एंड कंडीशन पे दिए गए। तो आज ख्वाजा आसिफ ने अभी मेरा नाम लेके थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली में ये कहा है कि बताया जाए हमें कि किन लोगों को दिए गए और क्यों दिए गए। तो स्पीकर साहब ने उसको उनकी इस बात पे दोबारा ये रिपोर्ट कंप्लीट तफसील के लिए स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस को भेज दी है। सही। और ये शेख साहब बड़ा अलमी है बात पे, ठीक है, हम भी इस आवाज़ के साथ आवाज़ उठाएंगे जो ख्वाजा साहब ने कहा है, और ये सुना भी मैंने कि उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को। लेकिन ये बताएं कैसे शेख साहब, हमने जब भी फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट किए या फिर जब भी आपके गवर्नर स्टेट बैंक, ये तो बड़े कॉम्पिटेंट बाहर से पढ़े लिखे IMF के बंदे, और कहा गया कि मायानाज मईशतदान बैंकर, ये एक कैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करके गए कि इतना सारा फ़ायदा अशराफिया को चला गया, आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। ये इतने कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल लोग किस तरह के काम कर जाते हैं? ऐसा आप तवक्को रख रहे थे? जी सफियान, यही बात है। देखिए ना, आप जो क्रिटिसाइज भी करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस पे क्रिटिसाइज होता है। ये सारी चीज़ें अब ये गवर्नर स्टेट बैंक ने, क्योंकि मुझे नहीं याद और मुझे नहीं पता कि असम्बली में ये चीज़ें आई हों और वहाँ के अप्रूव हमने किया हो, तो 580 या 70 का नाम तो उन्होंने लिया, ऑफिशियली बताया स्टेट बैंक के गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने हमें बताया कमेटी में कि 570-80 लोगों को हमने दिए हैं, लेकिन वो एक्चुअली 150-200 ग्रुप से ऊपर नहीं है, क्योंकि किसी एक ही ग्रुप के 2-2, 3-3 कंपनियों को पैसा मिला है, और किसी को 5 अरब, किसी को 10 अरब, किसी को 15 अरब मिला है।
और फिर वो जो पैसा मिला जो इंपोर्ट हुई है जो मशीनरी, मैंने पिछले भी आपके प्रोग्राम में बताया था कि काफ़ी उसमें मशीनरी इस्तेमाल भी नहीं हुई, वो अभी पेटियों में पैक पड़ी है। यानी पाकिस्तान का तो फॉरेन एक्सचेंज लग गया, इतना कीमती फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास नहीं है। अच्छा कैसे शेख साहब डॉलर की बात हो रही है। कैसे शेख साहब ये बताएं, क्योंकि ये कैसे शेख साहब एक सवाल क्योंकि मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, अभी मैंने एप्टिमा का मौक़िफ़ सुनवाया था प्रोग्राम में आपके आने से कबल, वो ये कह रहे हैं कि 5 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हुई वो यानी उसमें वो इक्विटी और डेट दोनों रेशोज़ को अगर 70% उन्होंने डेट लिया था तो इक्विटी मिला के अगर 3 अरब डॉलर का उन्होंने कर्जा लिया तो तकरीबन 4.5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की मशीनरी पे, तो उसका 7 अरब डॉलर का फायदा एक्सपोर्ट अर्निंग से मिला है पाकिस्तान को। ये एप्टिमा के ऑफिशियली मैंने आपको अभी मौक़िफ़ सुना है, ये सब झूठ है सफ़ेद क्या है ये शेख साहब? नहीं, अगर मिला तो आप बता दीजिए पिछले 2 साल में ये जो एक्सपोर्ट हो रही थी तो कितनी एक्सपोर्ट बढ़ी है। एग्जैक्टली। और ये तो ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर एक्सपोर्ट के लिए किया गया तो वो मशीनरी तो अभी जो आई हुई है ज़्यादातर मशीनरी एयर जेट मशीनरी वो तो इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास काटन नहीं है और दुनिया में काटन महंगी होने की वजह से और हमारी बिजली की कीमतें ऊँची होने की वजह से वाइबल ही नहीं है। तो इतना पैसा भी लगा दिया गया और फिर वो मशीनरी ज़ाया हो रही है। और फिर सिर्फ टेक्सटाइल नहीं आई, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी इंपोर्ट की गई, कि मशीनरी इंपोर्ट की गई और वो सीमेंट इंडस्ट्री पहले ही हमारे पास कैपेसिटी से ज़्यादा है। अब देखिए ना ये बातें हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रही। क्या वजह है कि हम दुनिया के आखिरी इकानमी में हमारा मुल्क हो गया, इस वक्त ग्रोथ ज़ीरो है, इतना सरमाया लगा के और इस वक्त हमारे मुल्क में कोई ग्रोथ नहीं है। अमीर और गरीब का फ़र्क आप कभी देखिए ना कितना बढ़ रहा है। हमारे यहाँ मैंने ऑफिशियल निकलवाया था स्टेट बैंक से और उनकी रिपोर्ट है, उन्होंने हमें बताया कि 93% कर्जा जो है वो सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को दिया जाता है और सिर्फ 7%। और बड़ी इंडस्ट्री कितने है, कोई सैकड़ों की तादाद में होगी और जो लाखों की तादाद में छोटी और दरमियानी इंडस्ट्री है उसको सिर्फ 7% दिया जाता है। तो हमारे मुल्क में कैसे और इंजन ऑफ ग्रोथ ही एसएमई होते हैं। एग्जैक्टली कैसे साहब ये बड़ा अलमिया है कि आप अगर किसी गरीब आदमी के घर का बिजली का बिल अदा ना हो तो उसके पास रिकवरी के लिए एफआईए भी आ जाएगी, सब मिलके आ जाएंगे, बल्कि बीच में शुरू भी हुआ था कि वो छापा मारते थे, रिकवरी करते थे और वो उनका हक है, करना चाहिए, उस पर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर अरबों डॉलर रुपए मुफ्त में कर्जा लेके जिन्होंने दिया वो भी छूट गए, जिन्हें मिला वो भी मजे कर रहे हैं और मजीद मराहत मांग रहे हैं। ये किस तरह का निज़ाम इंसाफ है? और ये उस हुकूमत ने किया जिसने इंसाफ के दावे किए, मैनिफेस्टोज बनाए, 20 साल तक इंसाफ के गाने बजा के लोगों को डांस कराते रहे, खुद भी डांस करते रहे, नाचते रहे तो उसके ऊपर। जी आप देख रहे हैं कि ये इंसाफ की बातें हैं और जब तक ये इंसाफ होगा नहीं। अच्छा ये आपने देखा जिसने कोई गलत इस्तेमाल किया, जिसने डिफ़ॉल्ट किया, जिसने पैसे जानबूझ के नहीं दिए, क्या एक्शन हुआ? हमारे यहाँ तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और फिर आप देख रहे हैं कि वो जो मुकदमे चलते हैं वो तो कई दहाइयाँ चलते हैं मुकदमे और उसको ख़त्म नहीं किया जाता और वो स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अमीर के लिए हमें यहाँ कई फैसिलिटीज़ हैं। मैं तो उस बिजनेस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहीं से वोट लेता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमने अपनी एसएमईज़ को और अपने छोटे ताजर को, इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को जब तक हम उनको फ्रीली लोन नहीं देंगे। देखिए बांग्लादेश ने जो तरक्की की है, ग्रामीण बैंक ने लेडीज़ को दिया, ये तो हमारे सामने मिसालें भी हैं। लेकिन हम टोटल कर्जे का देखिए इंडिया में टोटल कर्जे का 15% दरमियाने और छोटे को दिया जाता है और बांग्लादेश में 12%। उनको ये ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ और हमारे टोटल कर्जे का 7% और पिछले 10 साल से यही फिगर है। हम हर बार स्टैंडिंग कमेटी में और उनको बार बार जोर दे रहे हैं स्टेट बैंक को कि भाई कोई कर्जा बढ़ाएं तो अगर आपके मुल्क ने ग्रोथ करनी है। क्या वजह है आज यानी